हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र या नर जनन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नर में प्रजनन या जनन करा है। नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है। क्या कहलाता है? जो नर युग्मक होता है वो क्या कहलाता है? शुक्राणु। जो नर युग्मक होता है वो क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। और मादा युग्मक, जो मादा का जो युग्मक होता है वो क्या कहलाता है? अंडाणु कहलाता है। ये अंडाणु तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कहा इन दोनों का संयोजन है, इन दोनों का मिलना क्या कहलाता है? युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज मतलब जाइगोट। भ्रूण से पहले जो जब निषेचन होता है उसको क्या कहते हैं? उसके एक हफ्ता बाद क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, एक हफ्ते बाद जो होता है उसको कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। ठीक है। नर जनन तंत्र शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। नर जनन तंत्र यानी नर का जो जनन तंत्र होता है वो किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। और मादा जनन तंत्र, और कौन? मादा जनन तंत्र किसका निर्माण करते हैं? अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है। चलिए फिगर को डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि देखिए ये क्या है। ये जो पूरा है, देखिए ये जो गोल सा अंडे जैसा दिख रहा है, ये हमारा है वृषण। क्या है? वृषण या टेस्टिस। ठीक है ना। क्या कहते हैं? वृषण या टेस्टिस। ये इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है ना। ये कहाँ होते हैं? वृषण कोष में होते हैं। ये जो होता है ये एक थैली के आकार का दिख रहा है ना, ये होता है वृषण कोष। ठीक है ना। अभी बाद में इसके सब फिगर देख लेना है, बाद में पढ़ लेते हैं इसके बाद। ठीक है। ये होता है क्या? वृषण। जो क्या करता है इसके फ्रीजर का कार्य करता है। फ्रीजर मतलब इसको ठंडा रखने के बाद। ठीक है ना। ठंडा रखने में मदद करता है। अभी आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। ये जो होता है ये नली, देखिए इसके पीछे ये जो अंडा सा दिख रहा है वृषण, इसी के पीछे एक पतली चिपटी संरचना होती है जिसे हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस या अधिवृषण। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस या अधिवृषण कहते हैं। ठीक है। ठीक है, चलते हैं। ये देखिए ये जो नली है, ये नली जो जा रही है, ये नली जाकर कहाँ मिलती है? ये देखिए यहाँ पर। ये जो पार्ट है ये वाला क्या कहलाता है? शुक्राशय। क्या कहलाता है? शुक्राशय। अभी दिखाते हैं इसको, कहाँ है ये। देखिए शुक्राशय, ये जो पार्ट है ये पार्ट शुक्राशय कहलाता है। ये शुक्राशय है। ये ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये जो तालाब की तरह, पोखरे की तरह दिख रहा है, ये तालाब की तरह, गड्ढे की तरह, ये होता है मूत्राशय। यहीं सारे जो यूरिन या पेशाब हैं यहीं पर क्या होते हैं? आकर इकट्ठे होते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर, इस गड्ढे में। ठीक है। ठीक है ना। और यहाँ से ये नली ऐसे देखिए आती है, ये ऐसे निकल कर बाहर चली जाती है, यानी कि हमारा ये स्खलन नलिका। स्खलन नलिका मतलब डिस्चार्ज ट्यूब, यहीं से डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है ना। ठीक है। और ये बता रहे हैं आपको कौन, ये वाला पार्ट देखिए, ये पूरा पार्ट जो होता है पेनिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पेनिस या शिश्न। क्या कह सकते हैं? पेनिस या शिश्न। ये पूरा जो बाहर का भाग होता है ये मांस का बना होता है। ये क्या होता है? पेनिस या शिश्न होता है। ठीक है ना। तो फिगर समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है। पढ़ना है हमको। मनुष्यों में नर जनन तंत्र में निम्न अंगों से मिलकर बनता है। मनुष्यों में नर जनन तंत्र, जो नर जनन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बनता है। नर जनन तंत्र पहले पढ़ेंगे उसके बारे में, उसके बाद उसके भाग पढ़ेंगे। ठीक है ना। नर जनन तंत्र उदर गुहा के नीचे स्थित होता है। उदर गुहा मतलब पेट के नीचे स्थित होता है, जिसमें एक जोड़ी मतलब 2 वृषण होते हैं। सहायक नलिकाएं होती हैं। नली जो ट्यूब होती हैं वो अधिवृषण होता है। शुक्रवाहिनी होती है। स्खलन नलिका होती है। शुक्राशय होता है। और कुछ ग्रंथियां जैसे कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरिथल ग्रंथि। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें आपको फिगर में सारा समझा दिए हैं। एक बार दिखा देते हैं क्या क्या है। नर जनन तंत्र में देखिए वृषण आ जाएगा। ये कौन सा वृषण? देखिए ये वृषण आ जाएगा। ये वृषण आ जाएगा। फिर से वृषण आ जाएगा। इसके पीछे जो होता है बताएं आपसे कि एपिडिडाइमिस या अधिवृषण होता है। ये नलिकाएं होती हैं। और क्या होता है? शुक्राशय होता है। स्खलन नलिका होती है। ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्रंथि होती हैं।
ठीक है ना। और एक और ग्रंथि होती है इसी के साइड में होती है, जिसे हम लोग कहते हैं बल्बो यूरिथल ग्रंथि। ठीक है ना, फिगर में सब पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ये सब पढ़ चुके हैं। न जनतंत्र उदर गुहा मतलब पीठ के नीचे स्थित होता है, जिसमें एक जोड़ी वृषण सहायक नलिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, स्खलन नलिका, शुक्राशय और कुछ ग्रंथियां जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरिथल ग्रंथि होती हैं। ठीक है ना। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कौन, वृषण। किसको पढ़ेंगे, वृषण के बारे में पढ़ेंगे। किसके विषय में, वृषण। कह रहा मनुष्य में लगभग 5 सेमी लंबे तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटे 2 वृषण होते हैं। कितने वृषण होते हैं, 2, जो कहाँ होते हैं, वृषण कोश में स्थित होते हैं, जो एक थैली के रूप में होती है। वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। कौन, वृषण ही, जो अंडे के आकार का जो बताए हैं वृषण, वही क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। निर्माण करके कुछ शुक्राणुओं को कहाँ, अधिवृषण में, कहाँ, अधिवृषण में इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। वृषण कोश क्या करता है, वृषण को ठंडा रखने में मदद करता है। अगर है वो ठंडा रहना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, शुक्राणु को अच्छे से निर्माण नहीं कर पाएगा, जिससे बच्चा पैदा नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। इसलिए कह सकते हैं जो वृषण कोश होता है वो फ्रिज का काम करता है। किसके लिए, वृषण के लिए। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे की तरफ, पढ़ते हैं अधिवृषण। क्या होता है, अधिवृषण। अधिवृषण प्रत्येक वृषण से चिपकी एक लंबी, पतली और चपटी संरचना होती है, जिसे अधिवृषण कहते हैं। ये आपको बता दिए हैं पहले ही, जिसमें कुछ शुक्राणु इकट्ठा रहते हैं, ये भी बता दिए हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अधिवृषण। स्खलन नलिका। स्खलन नलिका क्या होता है, ये छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो स्खलित करती हैं, स्खलन नाम से है, डिस्चार्ज करती हैं, जो शुक्रवाहिकाओं और शुक्राशय के मिलने के स्थान से शुरू होकर प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग तक फैली रहती हैं। अब फिगर को आप डिस्कस कर लें। कह रहा है कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि, ये छोटी छोटी नलिका होती है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि यानी इस ग्रंथि से होते हुए, कहाँ से, इस ग्रंथि से होते हुए ये मूत्र मार्ग तक फैली होती हैं। इन्हीं क्या कहते हैं हम लोग, इन्हीं को कहते हैं हम लोग स्खलन नलिका। ठीक है ना। शुक्रवाहिनी किसे कहते हैं, शुक्रवाहिनी, जो शुक्राणुओं को ले जाए, शुक्रवाहिनी, शुक्र का वाहन, जो शुक्राणुओं का वाहन होगा वही शुक्राहिनी कहलाएगा। यह एक छोटी नलिका होती है, चाहे मोटी नलिका होती है, जो लगभग 30 सेमी लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, 30 सेमी लंबी होती है। इसका एक सिरा अधिवृषण से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, एक सिरा अधिवृषण यानी एपिडिडाइमी से जुड़ा होता है, जो आगे चलकर वो स्खलन नलिका में परिवर्तित हो जाती है। फिगर में दिखते हैं। कह रहा है कि ये फिगर में आपको दिखाते हैं। कह रहा है ये जो नलिका है, यही नलिका क्या होती है, आगे चलकर क्या बनती है, स्खलन नलिका। फिगर में क्या पढ़े हम लोग, शुक्रवाहिनी। ठीक है ना। ये देखिए, ये शुक्राणुओं को ले जाने वाली ये सब नलियां जो हैं, ये देखिए, ये नली जो है शुक्रवाहिनी कहलाती है। शुक्र नलिका या शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी। ठीक है ना, कहलाती है। जो आगे बढ़कर क्या बन जाती है, यहाँ से क्या बन जाती है, ये मूत्र मार्ग हो जाता है ना, यानी कि ये यूरिन नलिका यानी कि पेशाब नलिका या मूत्र नलिका बन जाती है। ठीक है ना। फिर से चलते हैं। शुक्रवाहिनी समझ में आ गया। यह एक मोटी नलिका होती है जो लगभग 30 सेमी लंबी होती है। इसका एक सिरा अधिवृषण से जुड़ा होता है, जो आगे बढ़कर स्खलन नलिका में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। अब पढ़ते हैं मूत्रमार्ग। कह रहा मूत्रमार्ग, ये मूत्रमार्ग जो होगा यही, ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मूत्रमार्ग, ये जो मार्ग कहलाएगा, ये मूत्रमार्ग कहलाएगा। ठीक है। ये 18 से 20 सेमी लंबी मांसपेशी युक्त नलिका होती है, जो मूत्राशय से बाह्य मूत्र, जो मूत्राशय से इस यहाँ से, जो मूत्राशय से मूत्र मार्ग छिद्र तक फैला होता है, जो मूत्राशय से मूत्र मार्ग छिद्र तक फैला, यहाँ छिद्र होता है, यहाँ तक फैला होता है। स्खलन नलिका मूत्र मार्ग के साथ मिलकर मूत्रजनन नलिका का निर्माण करती है। जो स्खलन नलिका होती है वो मूत्र मार्ग से मिलकर स्खलन नलिका का काम करती है।
या मूत्र जनन नलिका का कार्य करती है। ठीक है ना, मूत्र मार्ग समझ आ गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होता है, मूत्र जनन नलिका होता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है ना, ये कितना लंबा होता है, 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लिंग या शिश्न या पेनिस। ठीक है ना, तो आपको पहले बता दिए हैं हम कि ये वाला जो पूरा पार्ट होता है, ये बाहर का, ये वाला पूरा पार्ट जो बाहर का होता है, ये होता है लिंग या पेनिस या शिश्न। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, मांसपेशी बनी होती है। यह लिंग जो होता है ये मांसपेशी अंग होता है, यानी मांसपेशियों से बनी होती है, जो मूत्रजनन प्रक्रिया में सहायक होता है और मादा जनन अंग में जाकर वीर्य स्खलित करता है। कहा जाता है ये चीज़ मेन है कि क्या होता है, मादा जनन के अंदर जाता है। मादा जो जनन होती है, जो फीमेल होती हैं, उनके जनन अंग में जाता है और वहाँ पर वीर्य को क्या करता है, स्खलित एंड डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि पर। ठीक है ना, जो प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि ये रहा आपका ग्रंथि। अभी दिखाते हैं फिगर को पूरा क्लिक करके। ठीक है, फिगर पूरा क्लीन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये जो है ये वाला देखिए, ये जो है ये क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। देखो यहाँ लिखा हुआ प्रोस्टेट ग्रंथि ना, यही प्रोस्टेट ग्रंथि है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यह ग्रंथि मूत्राशय के गर्दन के पास होती है, यानी मूत्राशय के गर्दन के, यानी उसके मूत्राशय के नीचे होती है। यह एक पतले दूधिया क्षारीय, एक पतले, ठीक है ना, एक पतला होता है, एक पतले दूधिया यानी दूध के कलर का, वाइट कलर का, और क्षारीय होता है। तरल का स्राव करती है, स्राव मतलब बहाती है, जो शुक्राणुओं की गतिशीलता में क्या करता है, सहायक होती है। स्राव करती है। योनि में जो ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, अम्ल का स्राव करती हैं, अम्ल का। और जो मेल जनन है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं नर जनन, वो क्या करता है, क्षार का, किसका क्षारीय लिक्विड का स्राव करता है, जो दोनों मिलकर क्या करती हैं, अम्ल और क्षार मिल करके क्या करती हैं, उदासीन बना देती हैं। क्या बना देती हैं, उदासीन बना देती हैं। ठीक है ना, ये आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे। ठीक है, का 25% होता है, जो होता है ये क्या होता है, बीज का जो होता है 25% ही केवल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बल्बो यूरिथल ग्रंथि करा, यह एक जोड़ी ग्रंथि होती है। ये एक जोड़ा ग्रंथि होता है, यानी कि दो ग्रंथियाँ होती हैं जो मटर के दाने के समान होती हैं और लिंग के दोनों स्थित होती हैं। जो लिंग है, मान के चलिए ये पेनिस है, ये इसके दोनों ओर स्थित होती हैं। ठीक है ना, ये ग्रंथियाँ एक क्षारीय चिपचिपे तल का स्राव करती हैं, जो योनि में चिकनाहट पैदा करता है। क्या करता है, योनि में चिकनाहट पैदा करता है, योनि की अम्लीयता प्रवृत्ति को निष्क्रिय करता है। ठीक है, अब आते हैं शुक्राशय की तरफ। किसके तरफ, शुक्राशय फिगर में बता दिए थे। एक जगह होता है गड्ढी, एक थैली होती है शुक्राशय। जैसे कि एक होता था हमारे लीवर में बनाता था, लीवर में पित्ताशय, तो क्या होता है, पित्त रस को इकट्ठा करता था। इसी तरह शुक्राशय शुक्राणु को इकट्ठा करता है। ठीक है ना, खरा यह मूत्राशय के नीचे की स्थिति है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं का भंडार करना होता है। भंडार मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, यह एक पीले तरल क्षारीय चिपचिपे पदार्थ का स्राव करता है। किसके, पीले तरल और क्षारीय चिपचिपे पदार्थ का स्राव करता है, जो शुक्राणुओं के साथ मिल जाता है। किसके साथ मिलता है, शुक्राणुओं के साथ मिल जाता है। इसमें जो वीर्य होता है, वीर्य का अधिकांश लगभग 60% भाग बनता है, जिसे शुक्राणु गति कर सकते हैं। इसी से शुक्राणु गति करते हैं। देखिए, अब वीर्य यहाँ पर आता है, वीर्य में बहुत कन्फ्यूजन होता है, वीर्य कौन है, ठीक है ना, और शुक्राणु कौन है, तो बता देते हैं आपको। ठीक है ना, वीर्य क्या होता है, जो शुक्राणु होगा, शुक्राणु और प्लस में सभी ग्रंथियों के तरल पदार्थ, सभी ग्रंथियाँ जो होती हैं मिल करके क्या बनाती हैं, ये जो मिल के बनाती हैं क्या आती हैं, वीर्य बनाती हैं।
बेटे शुक्राणु लगभग 60% होता है और वीर्य और शुक्राणु लगभग 60%, कितना परसेंट, 60% होता है और बाकी जो सभी होते हैं 40% ये होते हैं, जिससे लिक्विड स्राव जो होता है वो चीज़, ठीक है ना। ये पूरा मिलाते हैं 100% हो जाता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं वीर्य। अभी आप लोगों को वीर्य समझ में आ गया होगा, शुक्राणु समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे की तरफ, इसको यूज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नर हार्मोन्स, नर हार्मोन, नर में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं नर जनन तंत्र में, उनके बारे में पढ़ना, ठीक है ना। करा वृषण बहुत सारे हार्मोन का श्रावण करता है, क्या करता है, वृषण बहुत सारे हार्मोन्स का श्रावण करता है, जिसे सामूहिक रूप से एंड्रोजन्स कहते हैं। यानी जितना भी हार्मोन स्राव करता है, जितना भी हार्मोन नर जनन तंत्र में होता है वो क्या कहलाता है, एंड्रोजन्स, ठीक है ना। सबसे मुख्य अंग जो मुख्य हार्मोन होगा वो क्या होगा, जो सबसे मुख्य हार्मोन क्या होगा, ये यहाँ जो ये देखिए आप लोगों को टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसे प्राथमिक वृषणीय, ठीक है ना, हार्मोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे प्राथमिक वृषणीय हार्मोन भी कहते हैं। यौना अवस्था के उपरांत टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव के कारण ही शिश्न, वृषण कोष और वृषण में तेजी से वृद्धि होती है। यानी कि इसी हार्मोन की वजह से मेल के नर जनन तंत्र में कौन, पेनिस, टेस्टिस और एपिडिडाइमिस, यानी कि शिश्न, वृषण कोष और वृषण क्या होता है, बढ़ता है, इनका आकार बढ़ता है। नर हार्मोन्स द्वारा मनुष्यों में द्वितीयक लैंगिक, इन्हीं नर हार्मोन्स द्वारा मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में भी विकास होता है, लैंगिक लक्षणों में विकास होता है। द्वितीय के दूसरा कौन होता है, पहला तो हमारा ये होता है कि अंडर बॉडी, यानी कि नीचे नर जनन तंत्र वहाँ से, और दूसरा क्या होता है कि जैसे क्या होता है, चेहरे पे दाढ़ी आना, जैसे जब यौनावस्था मेल में स्टार्ट होता है तो उनमें दाढ़ी आती है, मूँछ उगना स्टार्ट हो जाते हैं, आवाज़ का भारी होना, कंधे चौड़ी होना इत्यादि क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, द्वितीयक लक्षण होते हैं। दूसरी लक्षण होते हैं कि इससे पता चल जाता है कि मेल जो होता है ये अपनी यौवन अवस्था में आ चुका है, ठीक है। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।